हुकूमत कह रही है कि मुआशी ग्रोथ हो रही है, वो कैसे हो रही है? इंप्लीमेंट होगी तो देखा जाएगा कि कितना जो है वो इसमें रिलीफ मिलता है बिजनेसेस को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, थोड़ा सा आसान करके समझने की कोशिश करेंगे कि जो हुकूमत कह रही है कि मुआशी ग्रोथ हो रही है, वो कैसे हो रही है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमती दावे हैं। अगर हुकूमती दावे हैं तो अब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अपोजिशन इसके हवाले से क्यों वजाहत नहीं दे रही है कि जो उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि 2018 में उनके जाते जाते मईशत की सूरत हाल ख़राब हुई, और अब जो मुआशी ग्रोथ पर जिस पर वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद भी दी है वो 5.37% है। बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त जीडीपी ग्रोथ हुई है, और जीडीपी ग्रोथ के हवाले से अगर यहाँ सूरत हाल 3 साल बाद है और कोविड से अगर हम निकल आए हैं तो आगे क्या वाकई एक बेहतरी के साल आने वाले हैं या फिर हुकूमती दावे हैं? आज इसकी वजाहत हम एक्सपर्ट से लेंगे। साथ ही साथ जो अब एक बहुत बड़ा और अहम काम हुआ है वो है इस वक्त एसएमईज़ के हवाले से मुआशी पॉलिसी के। एसएमईज़ आपको याद, स्मॉल एंड मीडियम, जो छोटा जो और दरमियाने दर्जे का कारोबार है, वहाँ से दो मसाइल ज़रूर होते हैं। एक तो उनको हुकूमत की जानिब से मरात नहीं मिलती हैं, और दूसरा हुकूमत उनसे नालायंगे रहती है कि यहाँ से टैक्स जो है वो उस तरह से कलेक्ट नहीं हो पाता है। अब तो एक फिक्स टैक्स की चीज़ें भी वहाँ पर कर दी गई हैं। दूसरा, वहाँ पॉलिसी से चीज़ें आसान भी हो जाएंगी, यानी कि अब बैंक्स उनको कर्जे भी दे देंगे और उसके बाद हुकूमत उनको भी मराद देगी। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो लीज़ की जाएंगी, और उनके लिए अगर इंपोर्ट की कुछ चीज़ें हैं तो वो भी आसान हो जाएंगी। आज हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़जाना शाह साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद दे दी, आके वज़रा ने भी बड़ी तफसील के साथ वो दे दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बता दिया इन चीज़ों में हुई है। इंटरनेशनल इंडिकेटर्स जो होते हैं, जो मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ मैगजीन्स हैं, वो भी पाकिस्तान की इकॉनमी को सराह रहे हैं कि वो बेहतर हुई है और अगले आने वाले सालों में मज़ीद वो बेहतरी की जानिब गामज़न है। सर, सादा अल्फाज में आप बताइए कि सर ये कैसे बेहतरी हुई है कि 5.37 पर जो है वो जीडीपी पहुंचा? देखिए, एक बात जो सबसे है वो ये थी कि पाकिस्तान ने अपना कोरोना का जो पैंडेमिक था उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाया है और इकॉनमी को शट डाउन नहीं होने दी। इकॉनमी में जितनी सप्लाई चेन्स थी उनको तकलीफ भी पहुंचाई, वो महफूज भी रहा और काम करती रही। एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज, इनको खुला रखा। और पैंडेमिक ने जैसे दुनिया ने सब किया था, पाकिस्तान ने बात नहीं। इसके साथ साथ पैंडेमिक के कंट्रोल में जो स्पेशल लॉकडाउन्स किए गए। सलमान शाह साहब, मैं आपको यहाँ कतई कलामी की माफ़ी रोकना चाहूँगा। आपकी आवाज़ कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है, हम दोबारा से आपसे कनेक्ट करते हैं ताकि आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट आप बातें कि हमारे नाज़रीन तक वो पहुँचे। सलमान शाह साहब, ये बड़ा एक अहम मामला है जिसके हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो इसका सर शुरू हम कैसे देखेंगे कि कैसे ये शुरू कब से हुआ है कि हम जीडीपी में यहाँ पहुँच के अचानक जब ये चीज़ें सामने आई? तो जी शाह साहब, अच्छा, हम दोबारा से रब्ता करते हैं सलमान शाह साहब से। इस वक्त इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, FPCCI के वाइस चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ शेख साहब आपके वक्त का। शेख साहब, ये जीडीपी की ग्रोथ के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा अहम मामला हुआ है, वो है स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री का। हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं सबसे बड़ा एक मॉडल है वो है चाइना का। चाइना सुपर पावर जो माशी बनाने में है वो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है कि आज पूरी दुनिया में उनकी ये चीज़ें ही चल रही हैं। आप क्या समझते हैं, ये जो पॉलिसी का अब ऐलान हो गया, बाकायदा हुकूमत कह रही है कि मरात भी और फिर टैक्स के मामला भी वो करें ज़्यादा आसान हो जाएंगे, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री वाकई इसके बाद कोई ग्रो और फ्लरिश कर सकेगी, और जो हुकूमत उनसे नाला है और वो हुकूमत से नाला है उसमें भी चीज़ें बेहतरी होंगी? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो अभी सिर्फ पॉलिसी अनाउंस हुई है। अभी
जब इम्प्लीमेंट होगी तो देखा जाएगा कि कितना जो है वो इसमें रिलीफ मिलता है बिजनेसेस को। हमने ये अभी तक देखते आए हैं कि बहुत सारे रिलीफ्स मिले हैं और उसके बाद वो विड्रॉ लिए जाते हैं। अच्छा। अभी भी आप ये भी तमाम चीज़ें देख रहे हैं कि अभी जो है वो फैसिलिटेट किया गया बिजनेसमैन को, तो ये आपकी जीडीपी की ग्रोथ हुई, जिसमें जो है वो आपने फैसिलिटेट करते हुए कुछ एग्जेम्पशंस दी, कुछ सब्सिडीज दी और कुछ डीएल के मामलात में एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट किया। तो एक हमें टेम्परेरी जो है वो रिलीफ मिला है। अब नहीं समझता हूँ कि हमने जो अपने आप को $6 बिलियन के एवज IMF के पास गिरवी रखवा दिया है, तो इन फ्यूचर हमारे लिए मामलात इसी तरह चलेंगे। अभी मुश्किलात आना बाकी हैं। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये एक मिनी बजट आया है IMF के एमा पे, और अभी पता नहीं मजीद कितने मिनी बजट आने, और वो हमें जो है वो इसमें स्क्रू करते जाएंगे, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो पहले हम सपोर्ट करते हैं कि जी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल जो है वो आनी चाहिए पाकिस्तान में और दुनिया चेंज हो रही है, फिर सडनली हम वो बिजनेसमैन का, इंपोर्टर्स का जो है वो कॉन्फिडेंस शेक कर देते हैं कि उस पर हम 17% GST लगा देते हैं। प्रेजेंटली आप ये देखें कि दुनिया भर में जो है वो हम बात करें SMEs की, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में रिलीफ दिए जाते हैं। हमने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन तक से अपने रिलीफ वापस ले लिए और अब हाल ये है कि आप देख रहे होंगे 10 दिन से उनकी अपील्स आ रही हैं मुख्तलिफ अखबार में, मुख्तलिफ मीडिया में, कि खुदारा ये इम्पोर्ट्स पे जो रॉ मटेरियल्स है इसकी इम्पोर्ट्स पे से GST को विड्रॉ करें, अदरवाइज हमारी एक्सपोर्ट जीरो हो गई है। और अब 10-11 दिन से वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। तमाम हमारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के जितने इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स हैं वो इस वक्त पोर्ट पे और उस पर टेंशन और ब्रिजेस लग रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट है कि उस पर कोई सुनवाई नहीं दे रही है। तो हमें जो है वो सबसे पहले तो बिजनेसमैन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ये पुलिसिंग का किरदार जो है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। दुनिया में फ्रेंडली तरीके से जो है वो टैक्स लिए जाते हैं और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराया जाता है, लेकिन हमारे साथ अब नज़र ये आ रहा है कि IMF के एमा पे पता नहीं कितना ही मिनी बजट आने हैं और अभी ये बिजली और कुछ अद्वियात और कुछ खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स लगाया और आगे तमाम आदमी को कितना ज़्यादा ये अफेक्ट करेंगी चीज़ें। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मीडिया के लिए अब वो जो है तुर्किश ड्रामे जो है अर्तुगरुल वाले जो हैं वो लेके आए जाएं, वो कौम को दिखाए जाएं, फिर सडनली जो है वो टैक्स लगा दिया जाता है। आप देखें सोलर पैनल पे दुनिया कन्वर्ट हो रही है। US जैसा जो है वो एडवांस कंट्री, वो उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंस कर दी है कि जो भी वहाँ पे सोलर एनर्जी यूटिलाइज करना चाहता है, लगाना चाहता है हाउसेस में भी, इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी, 70% उसको जो है वो गवर्नमेंट टेकअप करती है, सब्सिडाइज करती है। हम बजाय इसके कि अल्टरनेट एनर्जी को सब्सिडाइज करेंगे, लोगों के लिए रिलीफ पैदा करें, हम उस पर जो है वो GST लगा रहे हैं। यार आपके पास एनर्जी है कहाँ? आपके पास एनर्जी क्राइसिस इतने सीवियर हो चुके हैं, बिजली आपके पास नहीं है, गैस आपके पास नहीं है, तो आप अपनी इंडस्ट्री को कैसे जो आगे, इंडस्ट्री की जो है वो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जो है वो मशीनरी की इंपोर्ट पे लोगों को फैसिलिटेट करें। ये एक बड़ा पॉइंट है कि जो एक्सपोर्ट जोन्स हैं उसमें अगर इतना ज़्यादा टैक्सेस हैं तो फिर किस तरह से जो हम पहले जितनी तेज़ी के साथ हमने GDP की भी बात की और फिर एक्सपोर्ट की बार बार बात कर रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त एक्सपोर्ट पाकिस्तान का बड़ा है, लेकिन ये इतने ज़्यादा GST के बाद फिर सूरत हाल जो जिसे हम कहते हैं कि वो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा फिर बढ़ जाएगी। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा बात मुकम्मल कर लें सलमान शाह साहब। सर ये कैसे हासिल हुआ कि जो हम इस वक्त 5.37 की बात कर रहे हैं GDP की? पाकिस्तान ने जो पेंडेमिक की मैनेजमेंट है दुनिया में बेहतरीन तरीके से की है, टॉप 2 में आया है कि उसने अपनी इकोनॉमी को पेंडेमिक से बचाया है और उसको बहाल रखा है। और तमाम हमारी वैल्यू चेन्स, एग्रीकल्चर में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, यहाँ पर जी, और हमने देखा है कि जो डिविडेंड के साथ साथ हमारी रेमिटेंस ऑल टाइम हाई हुई है, एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई हुई है, और ये सारी चीजें हैं वो मिलकर आपको प्राइस नहीं है। अब इससे जो बात ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है और हमारा सेक्टर है
शाह साहब माजरत, आपकी फिर से आवाज़ जो है वो कम तक सही आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मैं चाहूँगा कि हम दोबारा से आप कनेक्ट करें और बात करें। लेकिन इम्तियाज़ शेख साहब, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, ये सारे वो गिले हैं, शिकवे हैं, हुकूमत कहती है कि वो सारी चीज़ें हैं जो ताजर, जो सनतकार वो कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम टैक्सेस वगैरह की बात कर रहे होते हैं, जो पूरी दुनिया से जब कंपेयर किया जाता है, तो जब टैक्स की बात होती है तो टैक्स में तो बड़ी लाजिम चीज़ है, वहाँ से फिर रिएक्ट आता है, रिबटल आप सरकार करते हैं, बिजनेसमैन करते हैं, ताजर तबका करता है कि टैक्स में हम नहीं आते हैं। 18 ट्रिलियन से ज़ायद हमारी जो इकॉनमी है वो चल रही होती है, और सिर्फ डॉक्यूमेंटेड जो इकॉनमी है वो 3.5 ट्रिलियन के करीब है। तो सर 15 ट्रिलियन का टैक्स भी तो कहीं ना कहीं जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो गायब हो रहा है, उसको इकट्ठा करना, तो इस पे भी तो हुकूमत जो है वो किसी हद तक आप नहीं समझते ठीक है कि वो आप टैक्सेस के मामलात को ज़्यादा बेहतर तौर पर कर रही है? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए, ऐसा है सिलसिला, पाकिस्तान में जो है ना बिजनेसमैन को खौफजदा किया जा रहा है, फेयर लाया जा रहा है। टैक्सेस यहाँ पे एक किस्म के नहीं है, यहाँ बेतहाशा किस्म के टैक्सेस हैं। आप इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स से तो वाकिफ हैं, इसके अलावा एक्साइज टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, यानी बेतहाशा किस्म के जो टैक्सेस हैं, ये तमाम जो है वो बिजनेसमैन को काम करने से रोकते हैं। इस वक्त आप दुनिया में जो मॉड्यूल है वो ये है कि पॉइंट ऑफ सेल पे आपसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, और वो बड़ा सक्सेसफुल है। आपके पास दुबई की मिसाल है, आप दुबई की मिसाल लें, वहाँ एक ही टैक्स है जो आपके सेल पॉइंट से, जो पॉइंट ऑफ सेल होता है, वहां से सिर्फ कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा वहाँ इनकम टैक्स और किसी किस्म के टैक्सेस नहीं है। तो आप बिजनेसमैन को हैरेस कर रहे हैं। इस वक्त बिजनेसमैन के पास आए दिन इंक्वायरीज खुल रही हैं, नोटिस आ रहे हैं डिफरेंट तरीके से। बिजनेसमैन इतने फेयर में काम कैसे करेगा? मैं समझता हूँ कि पेंडेमिक में पोटेंशियल था, हम बड़ी चीजों को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते थे। हमने जो मार्जिन सिर्फ अपना एक्सीड किया है वो 6 बिलियन का किया है। अगर हमारी जो है वो 24 बिलियन की थी और 6 बिलियन का हमारे पास ऑर्डर्स आए हैं, जो कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कोविड की बुरी सूरत से हमारे पास डाइवर्ट हुए हैं, तो हम इसको कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से अचीव कर सकते थे। लेकिन आप बिजनेस को फैसिलिटेट करते हैं। मतलब आप शेख साहब ये कह रहे हैं कि जो फेयर है वो नहीं होना चाहिए, जिस तरह कारोबारी है उसने तो कारोबार करना है, वो कारोबार करता रहे, उसके टैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के तहत वो चीजें होती रही। अच्छा, मैं सलमान शाह साहब से दोबारा से राब्ता हमारा हुआ है। जी शाह साहब, आप बात कर रहे थे, सर मुकम्मल कीजिए। जी, आप ये देखें ना, इसके मैं था कि इस वक्त तमाम जो इंडिकेटर्स हैं, इम्तियाज साहब, मैं सलमान शाह साहब गुफ्तगू। जी शाह साहब, जी सलमान शाह साहब। जी, आई थिंक कि अब हमारा कनेक्शन कुछ बेहतर है। तो मैं जो बात कर रहा था कि हमारी जो इकोनॉमी है खासी स्ट्रेंथ है। एक तो ये है कि हमारी कॉर्पोरेट हाउसेस ने बड़े अच्छे प्रॉफिट्स कमाए हैं, बड़े अच्छे डिविडेंड्स दिए हैं, और उनकी बोरोइंग जो है क्रेडिट टू द प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत बेहतरी आई है और इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आगे चल के हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये ज्यादा से ज्यादा होंगी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि रेमिटेंसेस भी हमारी ऑल टाइम हाई हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारे गांव में और हमारी देहाती इकोनॉमी में भी पैसा जा रहा है और अर्बन इकोनॉमी में भी पैसा आ रहा है। इजाफा हुआ है, तकरीबन 38 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस जो हैं ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। और एक्सपोर्ट्स भी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी हुई हैं। यस, इसमें बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन वो इश्यूज भी सॉर्ट आउट हो रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इन इश्यूज मीटिंग्स भी लेते हैं और उसमें डिसीजंस भी होती हैं। अब ये जो जनरल सेल्स टैक्स की चीज है, इसमें ये एक निज़ाम है सेल्स टैक्स का जिसको अप्लाई किया जा रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है। वैल्यू एडेड टैक्स के निज़ाम को पाकिस्तान ने पिछले 10-15 सालों में कोशिश की है इम्प्लीमेंट करने की, बट नाकाम रहे हैं क्योंकि इसको बहुत जल्दी सियासी कर दिया जाता है। अब ये जो जीएसटी है, जैसे कहा जा रहा था कि सोलर पैनल्स पे भी लग गया, उस चीज पे भी लग गया, उस पे भी लगा है, इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो कहा जो है ये जीरो रेटेड हो जाएंगी, लेकिन अप्लाई जरूर करना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन के खातिर कि वो वैल्यू एडेड टैक्स रिजीम का हिस्सा बनना पड़ेगा बिजनेस कम्युनिटी को। और इसमें कोशिश जो है वो यही है कि इसको ऑटोमेटिक किया जाए, इसमें टेक्नोलॉजी लाई जाए, इसमें बिजनेस टू टैक्स कलेक्टर का जो इंटरैक्शन है उसको मिनिमाइज किया जाए, और एक रूल बेस्ड टैक्स सिस्टम हो जिसमें हर बंदा अपनी
जो उसकी बनते हैं जेन्युइन टैक्सेस वो दें और नेट किया जाए। उसका सेकंड स्टेप है कि ये फिर टैक्स रेट्स नीचे आएंगे, ये हद से नीचे आ सकते हैं। अगर नेट बढ़ाने में हम कामयाब हो जाएं तो बिजनेस कम्युनिटी को आई थिंक आगे बढ़ना चाहिए और इस चीज को सक्सेसफुल करना चाहिए, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ऐसी आई है कि वो डिस्क्रेशनरी पावर्स लोगों के पास नहीं होंगी, वो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स निज़ाम बनेगा। और ये जो 5.37% ग्रोथ आई है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है फ्यूचर का, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है एक प्रॉफिटेबल डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए। पाकिस्तान के कॉस्ट स्ट्रक्चर्स आगे से बेहतर हो रहे हैं, जो वैल्यू चेन्स हैं वो ऑपरेशनल हैं, तो इनमें खासी एक्सपेंशन। शाह साहब एक चीज मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान में जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हम देखते हैं वो काम भी ज़्यादा हुआ, उसमें टैक्सेस का भी जो रिटर्न है हुकूमत को भी मिला, उनको भी मराहत मिली, सारी चीज़ें हुई। लेकिन जो SMEs हैं ये बड़ा ज़्यादा एक फॉल रहा है पिछले 1.5 साल में। वो इंतज़ार करते रहे कि हमारे लिए शायद कुछ बेहतरी उस तरह से हो। अब दो चीज़ें, एक तो सर पॉलिसी जो SMEs के अंदर हुई है उससे क्या बेहतरी होगी, और दूसरा जो फिक्स टैक्स का मामला हुआ यानी कि जैसे 10 करोड़ से 25 करोड़ तक टर्न आउट पर अब 0.5% हुआ इनकम टैक्स के लिए, तो इस बाकी अलहदा ऑप्शंस जो हैं वो भी इसके अंदर रखी गई हैं। इससे अब SMEs जो किसी भी मुल्क की, मेरी ज़ाती ये राय, आप उस्ताद हैं, आप बेहतर तौर पर बता सकेंगे, माहिर हैं, कि वो बेहतर होगी, ग्रो होगी और उसके बाद इकॉनमी जो है वो हम समझे कि वो बेहतर होगी। इस मुआशी पॉलिसी और टैक्स के मामला से सर वाक़या होगा ऐसा? जी, आई थिंक इसमें जो सबसे मेजर चेंज आ रहा है, जिसमें बहुत कोशिश की जा रही है, और वो है एक्सेस टू फाइनेंस। अब SMEs के लिए सबसे बड़ा मसला ही फाइनेंस होती है, और हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है वो SMEs के साथ एक्ट ही नहीं कर सकता। उनके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को वो कैसे करें, कोलेटरल फ्री लेंडिंग कैसे करें, कैश फ्लो लेंडिंग कैसे करें, तो उस निज़ाम को अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उसमें खासी सक्सेस हो रही है। हमने देखा है कि पहली दफ़ा अब मॉर्टगेज फाइनेंस भी आया, जो कि लो इनकम हाउसिंग के लिए भी मॉर्टगेज फाइनेंस की पॉसिबिलिटीज हैं, और अरबों रुपयों की मॉर्टगेज फाइनेंसिंग हो चुकी है और वो बढ़ती चली जा रही है, और अभी इट्स जस्ट अ स्टार्ट। तो आपका बैंकिंग सिस्टम जो है वो भी इस तरफ आ रहा है कि ना सिर्फ वो कंस्ट्रक्शन में एक सेक्टर निकल रहा है, SME फाइनेंसिंग का भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और इसमें बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। ये नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और प्राइम मिनिस्टर एंड जो उनकी टीम है इसके ऊपर तकरीबन हर महीने मीटिंग्स ले रहे हैं, और जो भी बॉटलिंग है उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है, और उसमें सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक का भी रोल है और इंडस्ट्री का भी रोल है, और ये मुशावरत से चल रही है। दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है SMEs के लिए, वो है जो जमीन की जरूरत होती है। जमीनें हमारे अर्बन एरियाज में बहुत महंगी हैं और उनको मिलती नहीं है। उसकी फैसिलिटेशन के लिए स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाए जा रहे हैं, और जिसमें अवेलेबल है लैंड, और उसमें गैस और उसमें बिजली और बाकी चीजों को इंश्योर किया जा रहा है कि वो भी वहाँ पे मिले। और SMEs के लिए एक ऑलमोस्ट जो ये सरदर्द थी कि हम किस जगह पे अपनी फैसिलिटीज बनाएं, उसको सॉल्व किया जा रहा है। तीसरी चीज ये है कि इनको मार्केट जो है, इंटरनेशनल मार्केट की रसाई तक पूरी इंफॉर्मेशन डेटाबेसेस बन रही हैं, और इनकी मदद के लिए जो इनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करनी है उसकी इंफॉर्मेशन, तो ये तमाम एक निज़ाम बन रहा है जो कि हमारी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत जरूरी है। चीजें जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हो रही हैं कि वहाँ उनको बेहतर बीज दिया जा रहा है, बेहतर मैकेनाइजेशन है, उनकी मार्केट एक्सेस को बेहतर बनाया जा रहा है, और वैल्यू एडिशन की तरफ हम जा रहे हैं। सो आई थिंक ये वर्क इन प्रोसेस है, ये शुरुआत है, एक अच्छी बेस है, इकोनॉमिक बेस, जिससे अब आगे बड़ी तेजी से हम तरक्की कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे पास एक IMF प्रोग्राम है, हमारी जितनी भी रीफाइनेंसिंग होनी है इकोनॉमी में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कर्जे हैं,
और उन कर्जों को आपको पता है तकरीबन और ये बड़ा तवील भी सफर है, लेकिन सख्त सफर भी है। मैं क्विकली शेख साहब आपसे कि सर ये जो इम्पैक्ट एसएमईज के हवाले से आप समझते हैं कि अगले 2, 4, 5 और 10 साल हमेशा इंडस्ट्री को तो इतना होता है, जिस डगर पे है उस पे पहुंच जाएंगे सर अब शेख साहब? देखिए, मैं ये समझता हूँ अभी तक गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई वाजिया नहीं है। पहले जैसे अर्ज किया कि ये आपको रिलीफ देते हैं, सडनली फिर टैक्स लगा देते हैं। अभी इस वक्त आपने देखा है कि लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियों की है उस पर भी टैक्स रेट जो है वो इंक्रीज कर दिया गया 5 से 10%। फिर एसएमई फाइनेंसिंग की बात करते हैं, दुनिया कोविड में टैक्स फ्री लोन दे रही है, रिलीफ दे रही है, ग्रांट्स दे रही है। हमारे यहाँ कायबार ही 10% से स्टार्ट होता है। आप बताएं कौन सा दुनिया में बिजनेस ऐसा है कि जो आपको 10% या 10% से ऊपर का मुनाफा देता है? ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि जमा खर्च है जुबानी, और इस वक्त जो है वो बड़ी एडवर्स सूरत हाल है। हमारे पास गैस नहीं है, ऑर्डर्स पूरे नहीं हो रहे हैं एक्सपोर्ट के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि असक नहीं होंगी वो तब तक नहीं हो सकता है। शेख साहब बहुत शुक्रिया सर, वक्त की कमी हो रही है। इम्तियाज शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कोविड की सूरत हाल के हवाले से बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। कोरोना की सूरत हाल इस वक्त खासी गंभीर होती जा रही है। इससे पहले पाकिस्तान में हालात बेहतर हुए और फिर उसके बाद कारोबार भी था, हर चीज़ जो है वो दोबारा से खुल गई और चीज़ें जो नॉर्मलाइज थी, और हमारा जो ग्राफ है वो बहुत ही नीचे आ चुका था। लेकिन अब दोबारा से सूरत हाल खासी ख़राब हो रही है। इस्लामाबाद की बात कर ले और सर फहरिस्त कराची इस वक्त है इस मूजी मरस में। हम बात करेंगे ये वजूहात क्या हो रही हैं कि हम वैक्सीनेशन भी करवा चुके हैं, बाकी मामलात भी हो रहे थे, लेकिन ये एक तेज़ी के साथ आज कराची के फिगर जो है वो 45% तक पहुंचा है। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह वज़ीर आज़म कोरोना टास्क फोर्स के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब, सर आपके वक्त का। खासी बेहतरी हो गई पाकिस्तान में कोविड की, और फिर उसके बाद वैक्सीनेशन जिसकी बात आप बार बार करते थे कि हम उस परसेंटेज तक ही पहुंच जाएं, तो उसके बाद बेहतरी आना शुरू की। लेकिन फिर नया वेरिएंट, तो अब जो ओमिक्रॉन की सिचुएशन हुई है, ये तो सर पहले के जो रिकॉर्ड्स थे, जो पहले का ग्राफ था, उससे भी आगे जा रहा है। वजूहात क्या हो रही हैं सर? जी शुक्रिया। हाँ जी, मैं वजीर आजम का साइंस और टेक्नोलॉजी टास्क फोर्स का चेयरमैन हूँ जी। ये जो सिचुएशन है इस वक्त, ये डेल्टा माइक्रॉन जो ओमिक्रॉन आया था पहले, और उससे पहले जो डेल्टा आया था, तो डेल्टा के मुकाबले ये बहुत तेजी से फैलता है, 50 इतना ज्यादा तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से इंसानी के अंदर जाता है और बहुत आसानी से रेप्लिकेट होता है। ये उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा खतरनाक है। यही आप है कि तेजी से डेल्टा पाकिस्तान में नहीं उतरा था, ना कोई और वैरिएंट फैल रहा है। और अब जैसे आपके साथ ऑलरेडी हो गया है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो इसकी साख्त है, उसकी तब्दीलियां आ गई है। अच्छा। इसमें आपने कांटे से लगे होते हैं, एक फुटबॉल नुमा होता है, तो वहाँ स्पाइक प्रोटीन्स कहलाती हैं, जिसके जरिए ये दाखिल होता है इंसानी खलियों में। वहां पे जेनेटिक तब्दीलियां आ गई हैं, और यही वजह है कि ये अब इतनी तेजी से फैल रहा है। और अब हमने कराची में, मेरा तो राय पहले ये थी, एक हफ्ता पहले भी मैंने कहा था कि हमें पहले रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए थी, तो एक हफ्ता 10 रोज हमने देर कर दी रिस्ट्रिक्शन लगाने में। अगर पहले लगा देते तो कम से कम कराची की सिचुएशन इतनी खराब नहीं होती जितनी हो चुकी है। लेकिन अभी भी अगर हम सब एहतियात करें, लोगों में भी इसमें काफी कसूर है कि लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे। आप शादियों में जाएं, आप महफिलों में जाएं, लोग बगैर मास्क के मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले लग रहे हैं। तो हमने उसको कोरोना वायरस को सीरियसली लेना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से सिचुएशन और ज्यादा खराबतर होती जा रही है। सर आप जिस तरह करें कि इसकी हैयत बदल रही है, साख्त बदली है, तो ये क्या पहले ये बताया जा रहा था कि डेल्टा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है, उससे अमवात बहुत ज़्यादा, लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही, कि इसके बारे में क्या रिसर्च है कि ये बहुत ज़्यादा इसकी जो इफेक्ट है वो माइल्ड है, ये बहुत ज़्यादा है, सख्त है, क्या है सर? डेल्टा के मुकाबले में जो अमवात हैं इसमें कम होंगी, लेकिन डेल्टा से कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, तो लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे। और हालांकि शरह कम है, लेकिन फिर भी
अमवात और हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं डेल्टा के मुकाबले में, क्योंकि फैलाव ज़्यादा हो गया है इसका। तो इस लिहाज से ये डेल्टा से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। हालांकि शरह जो है अमवात की वो कम रहेगी, लेकिन एक्चुअल नंबर्स जो हैं अमवात के और सीरियस हॉस्पिटलाइजेशन के वो ज़्यादा हो सकते हैं। अभी क़ब्ल वक्त है बताना, अभी 1 हफ्ता 10 रोज़ में ज़्यादा तेज़ी से फैला है। इसका सही इम्पैक्ट आपको हॉस्पिटल्स के ऊपर तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद दिखाई देना शुरू होगा कि किस हद तक ये सीरियस हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस होते हैं और किस हद तक हमारे हॉस्पिटल्स ओवरफ्लो हो जाते हैं, क्योंकि वैक्सीन्स भी अब इतने ज्यादा कारकर्दगी नहीं दिखा रही, वो डिफेंस नहीं आपको कर रही, क्योंकि वैक्सीन बनाई गई थी पुराने चाइनीज वायरस के मुकाबले में। अब तो बहुत सारी शक्लें बदल के सामने आ चुका है, तो वैक्सीन की अफादियत भी कम से कमतर होती जा रही है। लेकिन फिर भी हम सबको बूस्टर लगा के अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एक हद तक जरूर प्रोटेक्शन आप। तो डॉक्टर साहब, अगर वैक्सीन भी मुकम्मल हो गई है, बूस्टर भी कुछ लोगों को लग गया, बल्कि हमने तो खबर पड़ी जब हमारे भी कुछ जानने वालों को बूस्टर के बावजूद हुआ, वजीर जो दिफा अमेरिका के हैं उनको हुआ, तो ये फिर बूस्टर्स वैक्सीनेशन इससे भी महफूज नहीं हो पा रहे, तो फिर सर हर आने वाले जो वैक्सीनेशन है, हर आने वाला वायरस है, उसकी नई वैक्सीनेशन फिर करवाना होगी, ये हम किस तरफ होंगे सर? ये बिल्कुल आपने सही फरमाया। मसला ये है कि वायरस जब नया वेरिएंट आता है उसकी वैक्सीन डेवलप होते होते साल 1.5 साल लग जाते हैं। उस साल 1.5 साल में तो पता नहीं कितनी सूरतें ये बदल चुका होता है। तो वैक्सीन की डेवलपमेंट हमेशा 1 साल से 2 साल तक पीछे रहेगी वायरस के नई शक्ल सामने आने के। तो हमेशा आप कैचअप फेज में रहेंगे जब तक कि दुनिया की 80% आबादी कम से कम वैक्सीनेट नहीं हो जाती या उनको कोरोना नहीं हो जाता और उनमें हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ जाती जब तक। और ये क्योंकि कुछ ममालिक, बल्कि अफ्रीका के ममालिक तो ऐसे हैं, अफ्रीका में इस वक्त कोई 20-25% लोग सिर्फ वैक्सीनेट हो पाए हैं क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। 75% तो वैक्सीनेट नहीं है। तो हम यहाँ अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर लें या यूरोप और अमेरिका के लोग प्रोटेक्ट कर लें, लेकिन फिर भी नई नई सूरतें अफ्रीका से डेवलप होके आती रहेंगी, जैसा कि ओमिक्रॉन में हुआ है कि अफ्रीका के कई ममालिक में ये डेवलप हुआ है और फिर दुनिया भर में फैल गया है और इतनी तेजी से कि 2 महीने के अंदर पूरी दुनिया में छा गया है। नवंबर के महीने में ये सामने आया था और जनवरी के महीने में आप देखेंगे पूरी दुनिया में छाया हुआ है, डेल्टा को दबा दिया है इसने। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ रहेगा, आपसे कुछ जानेंगे। कुछ ममालिक में बड़ी तेज़ी के साथ, पहले भी अफ्रीका से कहा गया, फिर यूरोप से कहा गया, वहाँ से ये नए वेरिएंट जो हैं तो होते हैं, तो इधर ख़ास वजूहत है, इस पर मैं आप जानना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले असद हनीफ साहब, चेयरमैन ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। असद हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अब रेस्टोरेंट्स में बज़ाहिर तो बाहर आप लोगों ने बोर्ड भी लगा दिया, मास्क के डब्बे भी रख दिए, सैनिटाइज़र भी रख दिया, लेकिन वो SOPs पर अमल नहीं हो पाता। लोगों का रवैया, मैं ये खुद अपने तजुर्बे की बात कर रहा हूँ कि लोगों का रवैया भी नहीं होता। मास्क एंटर होते हुए लगाया, फिर उतार लिया अंदर वैसे ही। तो सर अब जब पाबंदियाँ की बात हो रही है तो फिर क्या सिचुएशन होगी? सबसे ज़्यादा तो 2-3 सेक्टर रहे हैं हिट लिस्ट पे, एक आप हैं, एक शादी हॉल्स हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान क्या आप लोगों का हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी जी। अच्छा देखिए भाई, मसला ये है कि आपकी सारी बात ठीक है, हमने मास्क का डब्बा भी रख लिया, हमने वैक्सीनें भी करा ली, हमने अपना वैक्सीनेशन सेंटर भी खोल दिया, जितनी हम प्रोटोकॉल्स दे सकते थे हमने दिए। अब मसला ये है कि ये वायरस आया कैसे हम आपके मुल्क में, आप इस चीज को देखिए ना, आया कैसे। उसके बाद सबसे पहले आपको चाहिए था कि आप बॉर्डर्स को सील करते, बॉर्डर्स को बंद करते, एयरपोर्ट अपना बंद करते। जब ये वायरस नहीं आया था, जब अमेरिका में, कनाडा में, जब ऑस्ट्रेलिया में पर 3-3 लाख 2-2 लाख डेली के केसेस आ रहे थे, उस वक्त आपको चाहिए था कि आप किसी तरीके से अपना बॉर्डर बंद करें, अपने बॉर्डर को सील करते। खैर उसके बाद आपने बॉर्डर को भी सील नहीं किया। ये तो अब मुमकिन नहीं है ना कि सर कारोबार भी खोला जाए तो बॉर्डर कैसे सील हो सकता है? भाईजान बात ये है कि देखिए इंपोर्ट हो रही है, हर चीज बाहर से आ रहा है, तो बॉर्डर सील करना असद साहब वो तो मुश्किल। अगर बॉर्डर सील है तो फिर अंदर भी सील हो जाएगा मुल्क। भाईजान बॉर्डर सील होता, कम से कम अंदर तो लोगों का कारोबार चलता रहता, अंदर लोग बीमारी पे तो नहीं आते। दूसरी बात, अब आपने वैक्सीनें लगवा दी, वैक्सीन आपने जिस तरह से बोला उस तरह से हमने वैक्सीन लगा दी। अब उसके बाद भी बोलते हैं कि भाई कोई रेस्टोरेंट में आए, कोई शादी हाल में आए, उसकी जो है वो हम उसका कार्ड चेक करें। भाई हम पुलिस वाले तो नहीं, हम तो बिजनेसमैन हैं, हम कारोबारी लोग हैं। हमें पुलिस की नौकरियां तो नहीं हमारे पास, हम तो कारोबारी लोग हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? जी जी जी।
तो बात इतनी सी है भाईजान कि किसी तरीके से लॉकडाउन कोई चीज का हल नहीं है। आज भी आप लॉकडाउन कर दे कोई हल नहीं निकलेगा इसका। आपको चाहिए आप इसकी एसओपीज, प्रॉपर एसओपीज दें, प्रॉपर तरीके से एसओपीज बनवाए, किसी तरीके मीडिया हमारा साथ दे, चीजें हमारी साथ दे, प्रॉपर एसओपीज बने कि भाई हमें कारोबारी लोगों को अपने लूप पे लिया जाए कि काम को करना किस तरीके से। सही। अब क्या होता है, अनएक्सपीरियंस लोग क्या पॉलिसी बनाते हैं जी, वो बंद कर दो, वो बंद करना। अच्छा, भाई ये सवाल बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है असद हनीफ साहब। मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में टूरिज्म भी हम देख रहे हैं, वो भी खुला है, होटल रेस्टोरेंट्स दोनों तरह के डाइन इन डाइन आउट एक पॉलिसी की तरह चल रहे हैं। हमारे एकदम से ऑर्डर आता दिया जाए तो ये बंद करने वाली पॉलिसी कुछ समझ नहीं आती है कि ये आप समझते हैं कि इस किस्म का रवैया नहीं होना चाहिए हुकूमतों का। मैनेज करना और बंद करना दो अलग अलग चीजें होंगी सर। डॉक्टर साहब, दुनिया में कामयाब तरीन मुल्क ये करार दिया जा रहा है और कंपेयर करें आपको कि हिंदुस्तान में क्या हुआ है, अमेरिका में क्या हुआ है, यूरोप में क्या हुआ है। तो जिस अंदाज से एनसीओसी ने रोजाना की बुनियाद पे मॉनिटरिंग करी है और स्मार्ट लॉकडाउन किया है, हर पूरे शहरों को बंद नहीं किया बल्कि स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जिसमें कई हजार इलाके बंद रहे हैं, कुछ खुले रहे हैं और फिर रोजाना की बुनियाद पे वो खोलते रहे हैं। तो ये बहुत कामयाब पॉलिसी रही है पाकिस्तान की अभी तक और इंशाल्लाह आगे भी कामयाब ही रहेगी। जहां जरूरत होगी, जिन इलाकों में जरूरत होगी वहां पे मजबूरन बंद करना पड़ेगा, जहां जरूरत नहीं होगी वहां खुला रखना पड़ेगा और इसी तरीके से सेलेक्टिव स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जारी रहनी चाहिए। अगर ये काबू से बाहर हो जाता है तो मजबूरन फिर आपको पूरे के पूरे शहर बंद करने पड़ेंगे, लेकिन खुदा ना करे कि ये सिचुएशन पाकिस्तान में आए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताउर रहमान साहब। बात देखिए, अगर ये क्या ये हल नहीं था जी 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 मैं डॉक्टर साहब से सवाल करूंगा, क्या ये जो वैक्सीन थी ये वैक्सीन की वजह से, वैक्सीन होने के बाद ये हल है नहीं है कि पाबंदियां हटा दी जाए। अगर वैक्सीन लगाने से पाबंदियां हटी जाती हैं तो और वैक्सीन अगर काम कर रही है तो हमें ये चाहिए कि आप हमें तमाम लोगों को वैक्सीन लगवाएं। किस तरह से लगवाएं? जैसे आपने एक दफा याद है ऐलान किया था सिंध गवर्नमेंट ने, विफाकी गवर्नमेंट ने कि जी वो मोबाइल सिम बंद कर दी जाएगी, जी वो दूसरी तरीके से किसी तरीके से NIC ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो उसके बाद अचानक से हमारा अपना ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन का भी जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर है, वहां पे भी रश लग गया था। तो बात ये भाईजान के अगर आपको इस तरह की पॉलिसी बनाए कि लोगों को वैक्सीन लगाए, कारोबार को बंद ना करें। बिल्कुल सही है। अच्छा, वैसे परसों 3 दिन पहले वजीर आजम ने जो ऐलान किया तो वो खासा एक हौसला अफजा था। उन्होंने कहा हम कारोबार बंद नहीं करेंगे अब की बार। तो वो जो कारोबार बंद ना करने का ऐलान है हुकूमत की जानिब से वो बहुत अच्छा है, लेकिन जिम्मेदारी शहरियों की सबसे ज्यादा है कि वो जहां जा रहे हैं वो SOPs जो हुकूमत ने दिए हैं उन पर अमल किया जाए। मैंने इब्तिदा में जैसे सब कि आप लोगों ने सब कर लिया है, लेकिन मैं बैसियत वहां खाना खाने के लिए एक विजिटर जा रहा हूं, मेरा रवैया गलत है कि मैं SOPs पर अमल नहीं कर रहा। जो प्रोटोकॉल्स हुकूमत ने दिए हैं, जो आप लोगों के रेस्टोरेंट्स में हैं, जो मार्केट्स के हैं, जो मॉल्स के हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। कि एक 5 रुपए 10 रुपए का मास्क हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, लगाना मुश्किल हो जाता है। किसी से पूछा जाए कि भाई आपने ये मास्क जो है वो क्यों उतारा है, वो कहते हैं कि यार सांस नहीं आ रहा है। तो ये एक हमारा रवैया है, रखा होगा यहाँ दाढ़ी पे रख लेंगे, यहाँ पे ठोड़ी पे रखा होगा मास्क, तो मास्क का इस्तेमाल नहीं होगा। तो अब कारोबार लोगों का चलाना, आपका अपना कारोबार चलाना है नाजरीन, तो आप लोगों को ये चीज़ों का कि हम इस फैलाव को किस तरह से रोक सकते हैं। असद हनीफ साहब, एक चीज़ जो है, अगर खुदा न खास्ता ये बंद हो जाते, पहले ही बहुत से छोटे रेस्टोरेंट्स खासतौर पर बात करें वो तो बंद हो गए, वो चले बनाए और बंद हो गए और वो एक पूरी लाइबिलिटीज़ बन गई हैं। अब अगर खुदा न खास्ता कोई अहकामात आ जाते, क्योंकि कराची में सबसे ज़्यादा इस रेशो है, अगर हुकूमत सिंध ये ऐलान कर देती है कि एक तो टाइम के हवाले से और फिर कुछ बंदिश के हवाले से, तो फिर कहाँ पहुँच जाएंगे आपके रेस्टोरेंट्स? सर पहुंच के जाएंगे सर। आधे से ज्यादा लोग लाइबिलिटीज भर भर के लोग थक चुके, लोग परेशान हाल है इस वक्त। आपको अंदाजा भी नहीं है कि किस तरह की कंडीशन में इस वक्त हम लोग अपना वक्त गुजार रहे हैं। आधी से ज्यादा इंडस्ट्री हमारी बंद। आज अगर ये लॉकडाउन दोबारा लगा रहे तो आपको पता है सर, इंडोर बंद होने से हमारे पास 70-80% रेस्टोरेंट इंडोर है सर। आप यकीन करें, उन लोगों से जाके पूछे जिनके बिल, क्या उनका बिल आना बंद हो गया है, क्या उनके दूसरे एक्सपेंसेस, किसी ने कोई एक फेवर हमें मिली हो गवर्नमेंट की तरफ से? एक फेवर सर आज तक नहीं मिली है, मां सिवाय इस बात की कि टैक्सेस में थोड़ी छूट दिए, छूट से उड़ा दिए
कि थोड़ा टाइम दे दिया कि भाई इस वक्त नहीं, इस वक्त भर लेना, अपनी सुकून से भर लेना, तसल्ली से भर लेना, आपका ये लॉकडाउन का पीरियड है इसको देर से भर लेना। इसके अलावा कोई किसी किस्म की जो है कहीं पे सर हमारे साथ कोई सहूलत हमें नहीं दी गई है। हम तो इस वक्त उस हाल में जी रहे हैं कि आपको अगर बताएं तो आप परेशान हो जाए। आके हमारे वेटर का हाल देखो सर, हमारे पास कितने लोगों का रोजगार लगा हुआ है, 400-500 रुपए दिहाड़ी दर। अब 400-500 में उस गरीब का नहीं होता गुजारा, उसका गुजारा होता है जब उसको टिप मिलती है, तब उसका गुजारा होता है। आप यकीन करें इस वक्त उस जगह से हम अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं, लोगों को, चीजों को, बहुत सर मामला खराब हो जाएंगे। बिल्कुल सही हो गया जी। इस वक्त रेस्टोरेंट सिचुएशन है, लेकिन जो मैरिज हॉल है, मैरिज लॉन है, वहां भी सिचुएशन कुछ खासी खराब रही है पिछले पीरियड में जब बंद था, और अब भी कुछ एसओपीज के हवाले से बात की जा रही। राणा रईस साहब, जी वैक्सीन लगवाएं, इनको चाहिए अच्छा, सिर्फ वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल। अच्छा, राणा रईस साहब चेयरमैन ऑल मैरिज हॉल एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब दोबारा से एसओपीज के हवाले से और कुछ लिमिट्स के हवाले से बताया जा रहा है, तो अब समझते हैं कि इससे चंद दिन के लिए कहा गया है, तो फर्क नहीं इतना ज्यादा पड़ेगा आपके कारोबार पर। जी राणा साहब, राणा रईस साहब आप सुन सकते हैं जी। को खोला है जी, आप ये बताएं कि जो रेस्टोरेंट्स खुले हैं, शादियां खोले हैं अगस्त के महीने में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर कोरोना से करना होता तो इन दिनों में कर रहा, ये जनवरी के अंदर आगे कह रहे हैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ये एयरलाइन सेक्टर के अंदर सख्तियां करनी है, बाहर मुल्कों से जो लोग आ रहे हैं, ये देखिए ये लोकल वेरिएंट तो नहीं है ना, इम्पोर्टेड बाहर से आ रहा है नहीं है। अच्छा, राणा रईस साहब से दोबारा रब्ता करते हैं, आवाज की कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है। असद हनीफ साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या हुकूमत से आपकी क्या अपील है असद हनीफ साहब के, अब किस किस्म के अहकाम दिए जाएं, किस किस्म के प्रोटोकॉल हुकूमत की जानिब से आने चाहिए कि आपका कारोबार भी चले और मामला बाकी भी कंट्रोल में रहे? भाई अपील और गुजारिश ये है कि अगर आपको लगता है कि वैक्सीन से मामला आ सकता है, वैक्सीन तो वैक्सीनें लगवाई जाए, कारोबार को बंद किसी सूरत ना किया जाए। हाँ, एसओपी दे दी जाए कि भाई 50% डाइनिंग करें, शादी हाल में 50% लोगों को बिठाएं, इंडोर रेस्टोरेंट में इंडोर 50% लोगों को बिठाएं, आउटडोर में ये करना है, ये नहीं करना है, ये सब चीजें एसओपी हमें बिठाएं, शादी हाल वालों को बिठाएं, हमें बिठाएं, हमारा गला ना दबाएं। सही, हमारा गला ना दबाएं, हमें बिठाएं, हमसे मशवरा करें। हम लोग रेवेन्यू जनरेट करेंगे इस मुल्क का, हम कारोबारी लोग हैं, हम काम करेंगे तो मुल्क चलेगा भाई। सही। अच्छा, आपने ऐसे थोड़ी उठाया, बंद कर दिया, बंद कर दो, नहीं, बंद करना कोई हल नहीं, बंद करना इस वक्त पूरी दुनिया कोई हल नहीं है भाई। कोरोना जिंदगी का हिस्सा है, पूरी दुनिया, टर्की हमारे पास हजारों में केसेस हैं, यूके यूरोप में लाखों में केसेस है, वहां भी सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन प्रोटोकॉल्स कैसे होने चाहिए? राणा रईस साहब, आप क्या हुकूमत से कहेंगे कि किस किस्म की चीजें होनी चाहिए ताकि आपका कारोबार चलता रहे? हेलो जी राणा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, गवर्नमेंट से हमारा यही मुतालबा है कि 3 करोड़ की आबादी वाले शहर के अंदर आप टेस्टिंग की अगर बात करें, 6 से 7 हजार जो है वो टेस्टिंग पर डे के हिसाब से हो रही है कराची सिटी के अंदर। आप मुझे ये बताएं कि अगर ये रैंडम टेस्टिंग अगर करते हैं तो ये पॉजिटिविटी रेशियो आपका कहाँ के खड़ा होता है? 1% के अंदर आ जाएगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, एयरपोर्ट पूरे सिंध के अंदर, सिर्फ कराची के अंदर जिसको ट्रैवल करना होता है उसके लिए जो टेस्ट है वो कंपलसरी है। अगर वो उसमें कोई पॉजिटिविटी निकलती है, वो ताजिर कहाँ का बसता है? वो भी कराची का बसता है। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई हैं। पहले कहा गया वैक्सीन करवाओ, हमने वैक्सीन करवाई, आप वैक्सीनेशन कार्ड तल करें। आप मुझे ये बताएं कि जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं, मैं सिर्फ गवर्नमेंट इदारों को इस वक्त बात करूंगा, मैं और सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा। वहां पे आप जाते हैं, कोई आपको उसके दरवाजे के बाहर आपको कोई मास्क देता है, आपके हाथ सैनिटाइज करवाता है। हम अपने शादी हालों में, अपने रेस्टोरेंट के अंदर सैनिटाइज भी करवाते हैं, मास्क भी देते हैं। आप बताएं, शादी हाल को इंडोर बंद किया है।
ये तकरीबात अगर छोटी छोटी जगहों पे करते हैं, कराची का स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे घर बने, वहाँ 100 लोगों को 200 लोगों को गलियों के अंदर टेंट लगा के बिठा दे, वहां से स्प्रेड नहीं करेगा। देखिए इसकी रूट में जाना चाहिए उनको, ना कि आप किसी इंडस्ट्री को आप तबाह और बर्बाद कर दें। खुदारा आप उसको कि उसके साथ कितने डेली वेजर्स जुड़े हुए, वो जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, खुदारा उसका ख्याल करो। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि दिहाड़ीदार तबके के लिए हम जो है वो स्कीम्स लेके आ रहे हैं। ये स्कीम्स लेके आ रहे हैं, इन्होंने पहले भी हमारे ये बंद करना जो है वो हल नहीं है। राना साथ कर रहे हैं कि बंद करना कोई हल नहीं है। SOPs आप लोगों को भी अमल करना है, आवाम को भी करना है, और हुकूमत को कोई ऐसी पॉलिसी देनी कि कारोबार चलता रहे, सिस्टम और जिंदगी का ये पहिया चलता रहे और किसी का कारोबार इस तरह बंद ना हो जो पिछले टेन्योर में किया गया और उसके बाद आज तक सूरत हाल वो बेहतर नहीं हो पाई है। बहुत शुक्रिया असद हनीफ साहब आपका भी, राना रईस साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।